मानचित्र पर आधारित प्रश्न यूपीएससी हर साल पूछती है, यानी कि इस साल भी पूछेगी और अगले साल भी पूछेगी, तो उस पर तैयारी भी पक्की होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम। तो आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में चर्चा में रही कुछ प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। ये वो सवाल होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे और आपके लिए लाभदायी हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। सवाल है ग्लोबल साउथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्लोबल साउथ एक भू राजनीतिक अवधारणा है जिसके तहत गरीबी, असमानता और जलवायु संवेदनशीलता जैसी साझा चुनौतियों पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा, अफ्रीकी संघ द्वारा अपने महाद्वीपीय हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है जो ग्लोबल साउथ प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है। तीसरा, ग्लोबल साउथ में विशेष रूप से ऐसे देश शामिल हैं जिन्हें यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेश बनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। अब चलिए एक बार देखिए, ग्लोबल साउथ के बारे में अगर आपको पता है तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो स्टैटिक जानकारी है तो मानचित्र वाली जानकारी भी आपकी पक्की हो जाती है। अब देखिए, ग्लोबल साउथ एक भू राजनीतिक अवधारणा है जिसके तहत गरीबी, असमानता और जलवायु संवेदनशीलता जैसे साझा चुनौतियों पर प्रकाश पड़ता है। तो ग्लोबल साउथ के बारे में जो यह बात कह रहा है, गरीबी, असमानता, संवेदनशीलता, ये बात सही है। विकसित देश नहीं होते हैं, वहां गरीबी होती है, असमानता होती है, आर्थिक विषमता तो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चुनौतियों पर प्रकाश डालता है कौन? ग्लोबल साउथ एक अवधारणा है। अफ्रीकी संघ द्वारा अपने महाद्वीपीय हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है जो ग्लोबल साउथ प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है। तो देखिए, भारत ग्लोबल साउथ के लिए एक मुखिया के रूप में अपनी आवाज को, चाहे G20 हो या अलग अलग बड़े बड़े गुट हो, संगठन हो, सब में रखता है। लेकिन ये जो अफ्रीकी संघ है अपने महाद्वीपीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके महाद्वीपीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सबसे बड़ा संघ है तो यही है, क्योंकि इसमें देशों की संख्या बहुत ज्यादा है, कई देश हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने देश हैं। फिर देखिए, ग्लोबल साउथ में विशेष रूप से ऐसे देश शामिल हैं जिन्हें यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेश बनाया गया है। कैसा है? मानचित्र पे देखिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो विदेशी शक्तियों द्वारा, यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेश नहीं बनाए गए थे वो देश भी इसमें शामिल है। नाम से समझ में आता है कि साउथ वाले होंगे तो ग्लोबल साउथ कर दिया, पर कोई ग्लोबल नॉर्थ की अवधारणा नहीं है, कोई खास ऐसी अवधारणा नहीं मिलेगी ग्लोबल नॉर्थ की, ग्लोबल साउथ की ही अवधारणा है। तो कैसे देश है मैंने आपको बता दिया, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट तो सही था। दूसरे वाले में अफ्रीकी संघ वाली जो बात थी वो भी सही थी। अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? देखिए 54 देश हैं और ये अपने आप में बड़ी संख्या है। एक महाद्वीप के लिए तो प्रतिनिधित्व तो ये करेंगे ही क्योंकि वहां पर ग्लोबल साउथ के देश ज्यादा हैं। अब देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप पूरा, साउथ अमेरिका के देश हैं, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एशिया वाला क्षेत्र है, ये आपको दिखाई देगा। अब ग्लोबल साउथ में देखिए, साउथ में ऑस्ट्रेलिया है पर ये ग्लोबल साउथ देशों में नहीं आता है, स्पष्ट है। तो अब ये जो बात है ग्लोबल साउथ में विशेष रूप से ऐसे देश शामिल हैं, ये वाली बात गलत है, बाकी सारी बात, दो बातें सही थी, केवल दो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आने के पहले आप ये सारी जानकारियों को समझ गए हैं, ग्लोबल साउथ क्या होता है। आपने ये देख लिया कि ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत अपना स्टैंड कहाँ कहाँ देता है, कहाँ का अपनी बात रखता है, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G20 हो। ग्लोबल साउथ को लेकर के अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित सबसे बड़ा संघ कौन सा है? अफ्रीकी संघ है। ठीक है, चलिए अब आगे अगले सवाल में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान समूह के सदस्य है? अब देखिए, आसियान सदस्य देश बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड ही। अगर आपको नहीं पता है दुनिया में कहां पर है, अगर ग्लोब देख के आप पहचान जाते हैं कि आसियान देश यहां पर हैं तो बढ़िया है, सवाल आपका एक सही हो सकता है यूपीएससी में या पीसीएस में। तो यहाँ पे देखिए, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है, नाम से पता नहीं चलता है। अब चलिए देखते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, भूटान, और सही उत्तर तभी मिलेगा। अब देखिए, ये आसियान मेंबर है, साउथ ईस्ट की तरफ हमें एशिया में आना है, तो ये वो देश हैं। एक तो है देखिए म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, वियतनाम है, ये लाओस है, ये फिलीपींस है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रुनेई मिलेगा। ये सारे देश आसियान मेंबर है। इसमें से कौन सा? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, भूटान,
इंडोनेशिया आपको मिला था, गेस करिए इंडोनेशिया ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, मलेशिया, भूटान। तो यहाँ पे आपको क्या भूटान दिखाई दे रहा है? भूटान आपको नहीं दिखाई देगा। फिर बांग्लादेश और मलेशिया, मलेशिया आपको देखिए दिखाई दे रहा है, मलेशिया आपको ये दिखाई देगा, ये मलेशिया है। अब उसके बाद देखिए क्या आपको मलेशिया तो दिख गया, इंडोनेशिया भी दिख गया, बांग्लादेश दिखा, बांग्लादेश भी देखिए नहीं दिखेगा, बांग्लादेश देखने के लिए हमें थोड़ा पश्चिम की तरफ जाना होगा, नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारे देश हैं। तो ये देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। अब यहाँ पे बात स्पष्ट हो जाए, ये पता रहे कि आसियान के जो सदस्य देश हैं उनके नाम कौन से हैं, और हो सकता है कि सवाल में ये 4 देश ना हो, कोई और देश हो, लेकिन जवाब क्या है इसका? कितने हैं यहाँ पे? केवल यहाँ पे कितने हो गए? देखिए पहला है और तीसरा है, तो ए आपका सही जवाब हो गया। सही उत्तर चुनना है कि सदस्य हैं तो कौन कौन सा? इंडोनेशिया है और मलेशिया है। अब चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है? यूक्रेन के साथ, यूक्रेन हमें पता होना चाहिए कहाँ है। अब यूक्रेन वाली आप देखें मुद्दा तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, आज भी वो मुद्दा चल रहा है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये यूक्रेन है, ठीक है, रूस से तो ये लगा हुआ है, और कितने देशों से लगा हुआ है ये भी हमें जानना जरूरी है। उसके अलावा ब्लैक सी से देखिए लगा हुआ है, ये ब्लैक सी को लेकर के सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। अब एक बार वापस आइए, कौन से देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं? पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया। चलिए एक बार देखिए कितने देश हैं, एक तरफ से देखते हैं। बेलारूस, ये सीमा बन रही है, पोलैंड ये सीमा बन रही है, स्लोवाकिया ये सीमा बन रही है, फिर ये हंगरी की बन रही है, फिर ये सीमा रोमानिया के साथ बन रही है, फिर ये मालडोवा के साथ बन रही है, फिर यहाँ पे आगे देखें तो ये बुल्गारिया है, बुल्गारिया के साथ नहीं बन रही है, और रूस के साथ तो बन ही रही है। तो कितने देश होंगे? 1 2 3 4 5 6, रूस मिला के 7 देश हो गए। अब यहाँ पे देखिए पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये सारे आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? पोलैंड देखिए आपको मिला कहीं पे, ये पोलैंड है, स्लोवाकिया मिला, हंगरी मिला, रोमानिया मिला, चारों देश मिल गए। सही जवाब क्या होगा? डी होगा, 1 2 3 4। चलिए अब उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, उत्तर और पूर्व में इजराइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। यह विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसे अक्सर खुली हवा वाली जेल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? ए गाजा पट्टी, बी पश्चिमी तट, सी सिनाई प्रायद्वीप और डी बेरूत। अब आपके सामने सवाल है तो जवाब ध्यान से देखिए। आपको पहचानना है किसके बारे में बात हो रही है। यह पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है। भूमध्य सागर के हमें पूर्व की तरफ आना होगा। चलिए आगे अभी देखते हैं मैप में। इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र से लगती है, उत्तर और पूर्व में इजराइल से लगती है तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। चलिए एक नक्शा आपको दिखाता हूं और मैच करते हैं वो देश है कि नहीं। आप देखिए ये जो है ये कौन सा क्षेत्र है आपको पता है? नहीं दिखाई दे रहा? ये है गाजा पट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है जिसको हम गाजा बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम में पहली बात तो ये पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है कि नहीं। ये देखिए ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, इसके ये पूर्व में है। फिर उसके बाद देखिए कि जो कहता है दूसरा स्टेटमेंट कि इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र, तो दक्षिण पश्चिम मिस्र है क्या? यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मिस्र वाला है, दक्षिण पश्चिम का है। फिर उसके बाद उत्तर और पूर्व में इजराइल, तो आप देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व का ये पूरा इजराइल वाला है, ठीक है, ये इजराइल वाला है, ये भी इजराइल है। अब उसके बाद देखें पश्चिम में भूमध्य सागर, तो पश्चिम में भूमध्य सागर है ही, अगर आप देखें तो ये पश्चिम में ये भूमध्य सागर है इसके, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब मैच खा रहा है, गाजा पट्टी से समझ में आ रहा है, गाजा से है। तीसरा देखिए यह विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसे अक्सर खुली हवा वाली जेल कहा जाता है। खुली हवा वाली जेल कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ क्षेत्र बहुत छोटा है और लोग बहुत ज्यादा है रहने वाले, कितने मिलियन में, और क्षेत्र जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे 2 मिलियन लोग बहुत ही कम जगह में रहते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में 2 मिलियन लोग रहते हैं, घनी आबादी है, डेंसिटी है, इसके लिए कहा जा रहा है कि यह एक खुली हवा वाला जेल है। चलिए
तो तीनों ही बातें बताती हैं कि उत्तर हमारा गाजा पट्टी है, यहीं तक हमें लेके आती है। हम पहली बात में समझ जाते हैं, लेकिन अब जवाब तक जाना ही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और ईरान। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी है 1, 2, 3 और 4। अब आप देखिए, इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं। अब ये समझिए बात को, इस्लामिक सहयोग संगठन अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के जो संगठन की बात करें उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे बड़ा संगठन, जहां पे इतने सारे देश, कितने हैं वो आपको बताता हूं। जवाब पता है कमेंट कर लीजिए, नहीं तो आगे जवाब आपको मिलेगा। अब इसके बारे में बताना है कि कौन सा इसके सदस्य है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान, और बताना है इसमें से सदस्य है कौन, ये बताना है। चलिए आगे देखते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन 4 महाद्वीपों में है। एक तो है यहाँ पे जो रेड कलर दिख रहा है वही देश है, दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में आप देखिए भरे पड़े हैं, एशिया में है, थोड़ा सा यूरोप में भी है। कितने हो गए? दक्षिण अमेरिका हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, 4 हो गए। अब बात की जाए देशों की, 57 देश है, 1969 में अस्तित्व पे आया था। और बात की जाए इसका जो चार्टर जो एक्सेप्ट हुआ था 1972 में, लेकिन स्थापना ही पूछता है, तो नाम याद रहे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। 1969 में अस्तित्व में आया, 57 देश हैं, संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा संगठन है। और बात की जाए फाउंडर नेशन 30 थे। ये अस्तित्व में 1969 में आया। क्यों? इसके अस्तित्व में आने की वजह थी कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में एक घटना हुई थी, उस घटना के बाद ये संगठन अस्तित्व में आता है। अब यहाँ सवाल में आ जाते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और ईरान। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा संगठन है, 57 देश है। अब यहाँ पे आपको सदस्य देशों में अफगानिस्तान मिलेगा, अल्जीरिया मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, ब्रुनेई मिलेगा, बुर्किना फासो मिलेगा, जिबूती मिलेगा, मिस्र मिलेगा, गैबान मिलेगा, गाम्बिया मिलेगा, गिनी, इंडोनेशिया, ईरान, जॉर्डन, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, ये सारे देश आपके सामने हैं। पाकिस्तान भी दिख रहा है आपको, देखिए अफगानिस्तान दिखा आपको, बांग्लादेश दिखा आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, कौन कौन से सदस्य हैं? अफगानिस्तान मिल गया, बांग्लादेश मिल गया, सऊदी अरब और ईरान। आप ढूंढेंगे आप तो वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ईरान है, सऊदी अरब है, सब के सब मिल गए, ये सब के सब हैं यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4 उत्तर हो गया डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगले सवाल में आते हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य। देखिए होर्मुज जलडमरू मध्य एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया के कई जहाज गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ इस रास्ते से दुनिया का 20% जो तेल के व्यापार होता है, व्यापार हो रहा तो मतलब तेल जा रहा है, आ रहा है उस रास्ते से, तो 20% जो व्यापार होता है उसका हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। होर्मुज जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आपको अंदाजा अब लगा लेना है, बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। यह ईरान और ओमान को अलग करता है तथा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या है? सही नहीं है। कौन से कथन गलत है आपको ये बताना है, स्पष्ट है? आप गलत बताना है, ठीक है। चलिए तो बताइए गलत क्या हो। पहला वाला देखिए, यह फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण। क्या ये बात गलत है? नहीं, होर्मुज ये बात गलत नहीं। देखिए ये स्टेट ऑफ होर्मुज है। अब आप देखें तो यहाँ पे एक ओमान का हिस्सा है छोटा सा और एक तरफ ईरान है, उसके बीच में स्टेट ऑफ होर्मुज है जो पर्शियन गल्फ एक तरफ है जिसके, और दूसरी तरफ हम जाएंगे ओमान की खाड़ी से होते हुए अरब सागर तक हम पहुंचेंगे। अब बात की जाए कि ये जो होर्मुज जल संधि है ये बहुत ज्यादा चौड़ाई में नहीं है, लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है और बड़े जहाजों के लिए सिर्फ 2-3 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसी से निकलते हैं सारे जहाज। तो अब बात की जाए कि यहाँ पे ये रास्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 20% तेल के लिए ट्रेड होता है इसी रास्ते से होता है। तो ये बात सही है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। और पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो भाई ये तो नहीं, ये गलत नहीं, ठीक है। तो गलत नहीं है इसका मतलब हो गया कि एक को हटा दो,
फिर उसके बाद यह ईरान और ओमान को अलग करता है तथा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये भी हमने देख लिया। तो ये भी गलत नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है, तो ना तो एक और ना ही दो, डी हमारा सही जवाब होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो भी विद्यार्थी दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप दृष्टि आईएएस के प्रयागराज शाखा से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 27 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसके लिए एडमिशन शुरू है। करोल बाग दिल्ली से जो तैयारी करना चाहते हैं 30 मई से बैच शुरू है, इसके लिए एडमिशन शुरू है। जयपुर शाखा राजस्थान से जो तैयारी करना चाहते हैं दृष्टि आईएएस के सेंटर से 9 जून से उसके लिए बैचेस शुरू हैं, इसके लिए एडमिशन शुरू है। इसके लिए हम बात करें अगर लखनऊ की भी, तो लखनऊ शाखा दृष्टि आईएएस के लिए भी एडमिशन शुरू है। आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। नोएडा सेंटर के लिए भी एडमिशन शुरू है और इंदौर शाखा के लिए भी एडमिशन शुरू है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और बेसिक से लेकर के एडवांस तक देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है बेहतरीन मौका। तो चलिए, ये सारी जानकारी तो हो गई। अब आगे सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ईरान के साथ सीमा साझा करता है? अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान या पाकिस्तान? बताइए सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 4, केवल 2, केवल 1, 1, 2, 3 और 4। क्या होगा सही जवाब, बताइए। सही जवाब के लिए हमें ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देश देख लेते हैं, बेहतर रहेगा। ये देखिए ईरान। अब ये ईरान दिख गया, एक तरफ पर्शियन गल्फ दिख रही है आपको, यहाँ कैस्पियन सी दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ये 4 है कि नहीं है? बहुत सारे देश हैं इसके साथ। तुर्कमेनिस्तान ये देखिए दिख गया, ये तुर्कमेनिस्तान के साथ है, ये अफगानिस्तान के साथ है, फिर ये पाकिस्तान के साथ है। फिर उसके बाद आप देखें इराक भी है, तुर्की भी है, आर्मेनिया भी है, अजरबैजान भी है, यहाँ पे अजरबैजान वाला क्षेत्र। अब आप वापस आइए सवाल पे, अजरबैजान है, फिर उसके बाद वापस आइए, आर्मेनिया आपको मिला था क्या? चलिए एक बार हाँ से देखिए, ये पहुंच गया आर्मेनिया, तो आर्मेनिया है। तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान है कि नहीं? ये तुर्कमेनिस्तान वाला है और ये नीचे जाएंगे तो ये पाकिस्तान वाला है। तो ये सारे के सारे मिल गए। सही जवाब आपका क्या हो गया यहाँ पे? डी, 1, 2, 3, 4 पहले बता दिया। चलिए, तो मुद्दे की बात ये थी कि सवाल का जवाब स्पष्ट है। आ जाते हैं हम आज के अभ्यास प्रश्न में। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल हिमालय की महालंगुर पर्वतमाला में स्थित है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह 4 नुकीली चोटियों वाले अपनी नुकीली पिरामिड आकार के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके आधार पर वरुण घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उपरोक्त वर्णन में सबसे अधिक मेल खाती है? ए माउंट मकालू, बी कंचनजंगा, सी लोत्से और डी है चो ओयू। क्या है इसका सही जवाब, बताइए। कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।